साल 1940 दुनिया एक इतिहास लिखने को तैयार थी, क्योंकि जल्द ही वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने वाला था। पर इसी तूफान के बीच एक और तूफान जन्म ले रहा था, जो था कि पूरे अंटार्कटिका को पैदल पार करने का चैलेंज। और ये तूफान जिसके मन में चल रहा था, वो अपने हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट लीडर कहे जाते हैं। नाम है सर अर्नेस्ट शैकल्टन। शैकल्टन पहले भी अंटार्कटिका जा चुके थे, पर वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे। इस बार वो पैदल लैंड रूट से पूरा चल के पार करना चाहते थे, और उन्होंने इस मिशन का नाम दिया इंपेरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपेडिशन, जो कि उनको फैमिली से ही प्रेरित हुआ था। और इस मिशन को पूरा करने के लिए 28 लोगों की एक मजबूत टीम बनाई गई, जो कि पूरा लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसमें से कुछ मेन लोग अर्नेस्ट शैकल्टन, दूसरे फ्रैंक वर्सली कैप्टन और नेविगेशन भी, तीसरे फ्रैंक वाइल्ड छोटा कद पर काम सेकेंड इन कमांड का, एकदम शैकल्टन जैसा काम और माइंडसेट वाले फ्रैंक हर्ली, जो कि फोटोग्राफर थे। ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी अच्छी से अच्छी फोटो निकालने में माहिर थे, और शायद इनके ही वजह से आज हम इस इंसिडेंट की लाइव मेमोरी कुछ देख सकते हैं। और बचे कुछ हस्की डॉग, जिनका काम था लाइव बोट को आइस पे स्लाइड कराने का। और जिस जहाज को जाने के लिए तैयार किया गया था, उसका नाम दिया गया था एंडुरेंस। ये कोई मामूली जहाज नहीं था, इसको एक खास किस्म की लकड़ी से बनाया गया था, जो कि अंटार्कटिका के भारी बर्फ में चलने के लिए बिल्कुल ही तैयार थी। 5 दिसंबर 1914 को एंडुरेंस साउथ जॉर्जिया आइलैंड से रवाना होती है। मौसम बहुत ही खराब था, तूफानी हवाएं चल रही थी, और शैकल्टन ने जिस रूट को तय किया था सफर के लिए, वो मैप में आप कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। साउथ जॉर्जिया आइलैंड से होते हुए वेडल सी को पार करने के बाद उनका पैदल चलने का सफर यहाँ से शुरू होगा। साउथ पोल होते हुए रोज सी तक पहुँचना था। टोटल में ये 2900 किलोमीटर पैदल चलेंगे। उन्हें ये पूरा करने के लिए 120 दिन का समय लगने वाला था। इस रूट का जो सबसे मुश्किल पड़ाव था, वो था ये वेडल सी। ये अंटार्कटिका का सबसे अनप्रेडिक्टेबल आइस फिलेड एरिया था। जनवरी 1950 में एंडुरेंस वेडल सी में इंटर करती है, और कुछ ही दूरी चलने के बाद जो आइस था वो डेंस होना शुरू हो जाता है। शिप को स्लो करना पड़ता है। कैप्टन और क्रू बाइनोकुलर से आगे का रास्ता देखते हैं, कभी लेफ्ट तो कभी राइट। फाइनली 18 जनवरी 1950 को जो एंडुरेंस था वो अब कम्प्लीटली फ्रीज हो चुका है। इंजन चलाकर भी कोई फायदा नहीं था। जितना तेज इंजन कर रहे थे, आइस थोड़ा भी हिल नहीं रहा था। कुछ दिन बाद 50 गज दूर इन्हें एक दरार दिखती है। ये दोबारा से इंजन को फुल स्पीड पर चलाने की कोशिश करते हैं और आइस को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश उनकी नाकाम रहती है। सभी क्रू मेंबर बाहर निकल के छेनी, हथौड़ी और आरी से बर्फ को काट कर हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अभी कुछ खास काम नहीं आता है, और जो जहाज था वो 1 इंच भी अपने जगह से हिल नहीं पाता है। धीरे धीरे ये जो जहाज था वो अपने जगह से 60 माइल दूर पीछे खिसक गया। शैकल्टन ने कहा, हम यही कुछ समय तक बर्फ के हटने का वेट करेंगे। सभी लोग वहीं अपना समय बिताने लगे। कोई गाना गाता तो कोई बाहर कुत्ते और पेंगुइन के साथ खेलता, तो कोई डांस करके सबका मन रखता, और सब कोई रात को शिप में ही खाना खाते। धीरे धीरे समय बीतता गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अंटार्कटिका में विंटर आने वाला था, और यहाँ विंटर का मतलब कंप्लीटली डार्कनेस, नो सनलाइट, और यहाँ 4 मंथ पूरा रात ही रात होता है, और एक साइलेंस सा बन जाता है। ये साइलेंस इंसान को तोड़ देता है, क्योंकि इसमें जो है कि तूफानी हवाएं बहुत तेज चलती हैं। शैकल्टन ने एक स्ट्रेटेजी बनाई और सबको ये रूटीन मेंटेन करने को कहा। इस रूटीन के हिसाब से उठना, खाना, पीना, सोना, खेलना सब करना होगा। समय बीतने के साथ संकट की घड़ी दरवाजे पर दस्तक देने लगी, और 27 अक्टूबर आते आते बर्फ के कोलिजन के वजह से प्रेशर इतना बढ़ गया कि एक बड़ा सा विस्फोटक हुआ और जहाज पानी के अंदर चली गई। कुछ काम नहीं आया, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आई। शैकल्टन ने पहले ही शिप को अबेंडन बता दिया था। क्रू ने इमरजेंसी सप्लाई निकालना शुरू कर दिया था, जिसमें फूड, टेंट, स्लीपिंग बेड, नेविगेशन टूल और लाइफ बोट थी। शैकल्टन ने सबका मनोबल बढ़ाने के लिए सबसे कहा कि सब लोग जिंदा वापस जरूर जाएंगे, बस हमें हिम्मत रखना होगा।
30 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, इन सब को सहना कोई आसान बात नहीं था। खाने की कमी पड़ने लगी और इसीलिए सील और पेंगुइन की भी हंटिंग करनी पड़ी। और इससे भी नहीं हुआ तो कईयों ने तो अपने ही डॉग को ही मारकर उसका मीट खाया। जिस बर्फ के टुकड़े पर टेंट लगाया गया उसके भी क्रैक होने पर टेंट को दूसरी बर्फ के तिली पर शिफ्ट करना पड़ता था और ठंड इतनी ज्यादा थी कि टेंट के अंदर भी खड़े तंबू भी जम जाया करते थे। समय बीतता गया, महीने बीतते गए। अप्रैल 1960 में बर्फ जो था वो अपने आप बहते बहते समंदर के पास पहुंचने लगी। शाकेल्टन ने ऑर्डर दिया कि लाइफ बोट को अब पानी में उतारा जाए, आगे का सफर हम बोट में तय करेंगे। उनके पास 3 लाइफ बोट थी जिनका नाम था जेम्स कैरिड, डडली डोकर, स्टैनकॉम विल्स। अंटार्कटिका वाटर ये दुनिया का सबसे वायलेंट वाटर माना जाता है। यहाँ 30 से 40 फीट तक वेव उठती थी और आइस स्प्रे जो कि इंसान के चमड़ी को भी कट कर दे, और लगातार ठंडी चलने वाली हवाएं। कोई आदमी 5 मिनट के लिए भी बोट से पानी में गिर गया तो हाइपोथर्मिया जैसी जानलेवा बीमारी होने के भी रिस्क थी। बोट पर सोना एक तरीके से नामुमकिन था क्योंकि उतनी वेव पे बोट लेफ्ट राइट जो डोलती रहती थी। फाइनली 7 दिन बाद उनको एक लैंड दिखाई देता है जो था एलिफेंट आइलैंड। लेकिन प्रॉब्लम भी यही आइलैंड था क्योंकि ये आइलैंड इतना वीरान था कि यहाँ ना कोई जानवर ना कोई पंछी कोई भी दिखाई नहीं देता था और यहाँ इंसानों का पहुँचना लगभग नामुमकिन सा था। अगर यहीं रुक जाते तो दुनिया को कभी नहीं पता चलता इनके बारे में। शाकेल्टन ने सबको संभाला और एक डिसीजन लिया। एक बोट, 6 आदमी और 800 नॉटिकल माइल का समुद्री सफर, और फिर साउथ जॉर्जिया आइलैंड जहाँ से ये सफर शुरू हुआ था। कारपेंटर हैरी मैकनिस ने जेम्स कैरिड जो कि लाइफ बोट थी उसको एक अलग ही लेवल पे मॉडिफाइड किया। 24 अप्रैल 1960 को 22 लोग एलिफेंट आइलैंड पर उम्मीद भरी आंखों से देखते हुए। ये रूट कोई सिंपल सी जर्नी नहीं थी, ये दुनिया का सबसे वायलेंट वाटर में से एक था, साउथर्न ओशियन। एक 22 फुट की बोट के लिए ये कोई सुसाइड मिशन से कम नहीं था। वेब बोट को ऐसे उछाल रही थी जैसे कि एक मैचिस बॉक्स हो। आदमी जो थे वो बकेट से पानी को बाहर निकालते रहे। 15 दिन की तूफानी हवाई और वेव को संभालने के बाद 10 मई 1916 को साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर कदम रखते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो रॉन्ग साइड था जहां पर ये लैंड किए थे। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैप में देख सकते हैं ये साउथ साइड लैंड किए थे, पर ह्यूमन या सहायता के लिए इन्हें जो था कि नॉर्थ साइड जाना था। अब उन्हें पैदल पूरा पहाड़ और जंगल पार करना होगा। उनके पास थी केवल ये 3 चीजें, एक रॉप और एक आइस एक्स। शाकेल्टन ने डिसाइड किया कि केवल हम 3 लोग ही वहां जाएंगे, मैं खुद, रोसली और क्रेन। बाकी 3 लोग कोस्ट पर ही वेट करेंगे और बोट की देखभाल करेंगे। उन्होंने लगातार 36 घंटे ट्रैक किया, स्नोफील्ड क्रॉस किया, ग्लेशियर डिसेंड किया और माउंटेन को क्लाइंब किया। कभी कभी क्लाइंब करते हुए वो नीचे भी गिर जाते थे, लेकिन दोबारा से मोटिवेशन लेकर क्लाइंब करते हैं। फाइनली उन्होंने स्ट्रॉमरेस वेलिंग स्टेशन देखा। लोगों ने जब उन्हें देखा तो पहचान नहीं पाए। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून और गंदे फटे कपड़े। लोगों ने जब उनसे पूछा हु आर यू, शाकेल्टन ने जवाब दिया माई नेम इज अर्नेस्ट शाकेल्टन। और उस मोमेंट पर सिविलाइजेशन वापस आ गई। अब फाइनली मिशन था एलिफेंट आइलैंड पर बसे 22 लोगों को बचाना। शाकेल्टन ने एक जहाज लेके एलिफेंट आइलैंड पर जाने की कोशिश भी की, पर वो नाकाम रहे और 2 अटेम्प्ट और किए, पर वो फेल रहे। कभी आइस उन्हें रोक देती थी तो कभी तूफानी हवाएं। फाइनली 30 अगस्त 1960 को शाकेल्टन चाइल की नेवी की शिप येल्चो को लेकर वापस से एलिफेंट आइलैंड पहुंचे और इस बार वो सक्सेसफुल भी रहे। और देखते हैं कि 22 के 22 लोग जिंदा होते हैं। जो वहाँ 22 लोग होते हैं वो जहाज को देखते ही
खुशी के मारे झूम उठते हैं, कोई नाचने लगता है तो कोई गाने लगता है। अंटार्कटिक एक्सपेडिशन जहां शिप डिस्ट्रॉय हुआ था और 2 साल का समय लगा, पर एक भी लोग की जान नहीं गई। एक लीडर, 27 मैन, सुसाइड लाइक सर्वाइवल, 2 साल। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप एंड गेम ऑफ माइंडसेट। तो साइकेल्टन की कहानी आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम रखती है, जो कि बताता है कि कैसे एक लीडर को होना चाहिए और कैसे उन्हें लीड करना चाहिए। एक अच्छी लीडरशिप से कितना भी मुश्किल समय हो, उससे बचा जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।